जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के दोस्तों शानदार प्रश्न, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार चैप्टर रहने वाला है। और यहाँ से दोस्तों अधिकतम आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आप लोगों से वादा किया, येलो बुक को हम दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों पेज बाय पेज कंप्लीट करवाएंगे। तो हम लोग दोस्तों रसायन विज्ञान के दोस्तों अंतिम छोर पर चल रहे हैं। दोस्तों अब आपका रसायन विज्ञान बहुत ही जल्द दोस्तों कंप्लीट होने वाला है। आज की दोस्तों ये 77वीं वीडियोज़ दोस्तों हमारी येलो बुक की है, जिसमें हम आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान दोस्तों लेकर आए हैं। और रसायन विज्ञान की दोस्तों एक क्लास और होगी, जिसमें आपका पूरा का पूरा दोस्तों केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो पूर्णतः दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को, जिसका दोस्तों लंबे समय से इंतजार है कि रसायन विज्ञान के साथ साथ हमें बायोलॉजी के क्वेश्चन भी देखने को मिले, और उसके बाद आपकी येलो बुक दोस्तों जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दी जाए। तो वो आप लोगों का जो सपना है दोस्तों बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। और इस बुक को मैं दोस्तों बहुत ही जल्द दोस्तों कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि दोस्तों भीषण गर्मी की वजह से दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इस कारण दोस्तों आप लोगों की वीडियो दोस्तों डेली कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लाइट का इशू आ रहा है, मौसम खराबी दोस्तों चल रही है। इस वजह से दोस्तों आप लोगों की दोस्तों कंटिन्यू वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। और आप लोगों की दोस्तों जो मेरी प्रॉब्लम है वो आप लोगों को पता ही होगी कि मैं किस वजह से दोस्तों और डेली आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ। आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही पता होगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम बिना बात किए दोस्तों सीधे अपने टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कोई बात नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। यदि वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद ना आए तो मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए दोस्तों मेहनत हमेशा करता रहूँगा, जैसा करता आया हूँ। मेहनत आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। बस आप लोग प्यार करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों से लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा। यदि आपको लगे कि वीडियो लगे लाइक करूँगा तो करना, और ना मन करे तो मत करना लाइक। मन हो तो शेयर करना, ना मन करे तो मत शेयर करना। मैं आप लोगों से नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे आप लोगों का दोस्तों भविष्य आगे लेकर जाना है। और बस आप लोगों को दोस्तों कैसे भी करके पूरी बुक दोस्तों कंप्लीट करवाना है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग मेरा कितना सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए दोस्तों बिना बात किए सीधे अपने टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने केमिस्ट्री में दोस्तों हम आप लोगों के लिए हमने कहाँ से क्लास को स्टॉप किया था, संयोजकता यानी बैलेंसी के बारे में दोस्तों। वहाँ से हमने अपनी क्लास को, पिछली जो हमारी 76 क्लास थी, उसको हमने स्टॉप किया था। और वहीं से दोस्तों यह चैप्टर आपका पुनः स्टार्ट हो रहा है पेज बाय पेज। जैसा कि दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा, लिखा है कि संयोजकता यानी कि दोस्तों वैलेंसी। संयोजकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? वैलेंसी बोलते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि संयोजकता किसे कहते हैं। किसी भी अणु में उपस्थित कोई परमाणु जितने भी बंध बंध यानी कि बॉन्ड बॉन्ड बोलते हैं इंग्लिश में, बॉन्ड बनाता है, उनकी संख्या को उस तत्व की हम संयोजकता कहते हैं। चाहे वो आपका एक बंद बनाए, दो बंद बनाए, तीन बंद बनाए, या दोस्तों चार बंद बनाए। जो भी आपके दोस्तों ये बॉन्ड होते हैं, बंद होते हैं, उनकी जो भी संख्या होगी उतनी ही दोस्तों उस तत्व की उसे हम संयोजकता कहते हैं। परमाणुओं द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या की उसकी हम संयोजकता कहते हैं। जैसे कि आपका, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका क्या होता है? H होता है, क्लोरीन होता है Cl, ब्रोमीन होता है Br, और आयोडीन होता है I के परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। इसीलिए सभी की संयोजकता कितनी होगी दोस्तों? एक होगी। हाइड्रोजन का भी दोस्तों एक और करता है, क्लोरीन का भी एक, ब्रोमीन का भी और आयोडीन का भी एक। इनके जो इलेक्ट्रॉन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, तो इनकी संयोजकता भी एक होगी। यदि दो दो इलेक्ट्रॉन साझा करते तो संयोजकता दो होती, छः छः इलेक्ट्रॉन साझा करते तो इनकी संयोजकता छः होती। यानी कि जितने इनके इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे उनकी दोस्तों वैलेंसी भी उतनी ही होगी। क्लियर? चलिए यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। जिन तत्वों के परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वो एकल आबंध बनाते हैं, और इनको एक संयोजी तत्व भी कहते हैं। क्योंकि भैया जब एक बंध बनाएगा तो एकल संयोजी तो कहेंगे ही, और एकल बंध भी कहेंगे। और यदि दो बनाता है तो क्या कहेंगे? द्विसंयोजी कह सकते हैं, या द्वितीय बंध कह सकते हैं। ऑक्सीजन O, सल्फर S, मैग्नीशियम Mg और कैल्शियम Ca, जिंक Zn और लेड Pb आदि की संयोजकता कितनी होती है? दो। क्योंकि दोस्तों ये दो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, इस कारण दोस्तों इनकी संयोजकता दो होती है। और जिन तत्वों के परमाणु दो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं उनको द्विबंध कहते हैं, और उन्हीं तत्वों को हम द्विसंयोजी तत्व भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन। जैसे कि आपका ये दोस्तों तीन इलेक्ट्रॉन साझा करता है, जैसे नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस P, एल्यूमिनियम Al, ये आदि की संयोजकता दोस्तों तीन होती है। क्योंकि दोस्तों ये तत्वों के तीन इलेक्ट्रॉन दोस्तों साझा करते हैं, जिनको हम त्रिबंध बोलते हैं, और इनको त्रिसंयोजी तत्व कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या दोस्तों बंध, द्विबंध, त्रिबंध। इसी कारण दोस्तों इनको त्रिसंयोजी तत्व भी कहते हैं। अगला आता है जिनकी दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो चार इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे,
जैसे कि आपका कार्बन हुआ, सिलिकॉन हुआ, इनकी संयोजकता दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है। जब इनकी संयोजकता 4 होती है, यानी कि दोस्तों जिन तत्वों के परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे उनको हम दोस्तों चतुर्थ बंध कहते हैं, फोर्थ बॉन्ड, और इनको हम चतुर्थ संयोजी तत्व भी कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आई? जो 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा उसको बंध कहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कहेगा द्विबंध कहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा त्रिबंध कहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा चतुर्थ बंध कहेंगे। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे संयोजकता भी उतनी होगी, चाहे 10 करे चाहे 20 करे। अगला आता है दोस्तों कॉपर। कॉपर को हम किससे डिनोट करते हैं? Cu से। आयरन Fe और मरकरी Hg, जिसको पारा कहते हैं। आदि परिवर्ती संयोजकताएं जिनकी एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। संयोजकता दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली होती है आपकी सह संयोजकता, दूसरी होती है उप सह संयोजकता, और तीसरी होती है वैद्युत संयोजकता। साथ साथ बोलेंगे, तीनों याद हो जाएंगी। सह संयोजकता, उप सह संयोजकता और वैद्युत संयोजकता। क्लियर? ये आपकी दोस्तों 3 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। अब बात करते हैं कि सह संयोजकता क्या होती है। सह संयोजकता होती है दोस्तों जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी होती है, उसे हम सह संयोजकता कहते हैं। और सह संयोजकता से निर्मित बंध को हम सह संयोजी बंध और तत्वों को सह संयोजी तत्व कहते हैं। जो आपके सह संयोजक बंध होंगे उन्हें सह संयोजकता बंध, और जो तत्व होंगे उनको सह संयोजकती तत्व कहते हैं। अगला है हाइड्रोजन अणु H2, ऑक्सीजन अणु O2 आदि, ये सभी आपके सह संयोजी तत्व हैं। अब बात करते हैं उप सह संयोजकता के बारे में। उप सह संयोजकता कैसे कहते हैं? जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को दूसरे परमाणु को देता है तो उसे हम उप सह संयोजकता कहते हैं। उप सह संयोजकता से निर्मित बंध को हम उप सह संयोजी बंध कहते हैं। जैसे कि आपका अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? सूत्र NH3, और अमोनिया यदि NH3 होता है तो NH4 क्या होता है? तो NH जो 4 होता है दोस्तों, NH4, ये दोस्तों अमोनिया के बड़े दाऊ हैं, बड़े दाऊ अमोनियम। NH3 दोस्तों अमोनिया होती है और NH4 होता है अमोनियम। इसका फॉर्मूला सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको तेजाब बोलते हैं, H2SO4, ये आपके उप सह संयोजी यौगिक हैं। वैद्युत संयोजकता क्या होती है? जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो इसे हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं। वैद्युत संयोजकता में निर्मित बंध को हम वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। सोडियम क्लोराइड जैसे कि NaCl हुआ में वैद्युत संयोजकता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ Na यानी कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिस कारण दोस्तों वैद्युत संयोजी बंध बनता है। क्लियर? चलिए यहाँ तक की बात समझ में आई। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कुछ दर्शाया गया एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के बारे में, उनके क्रम के बारे में बताया गया है। देखेंगे सबसे पहले एकल बंध। एकल बंध, द्विबंध और आपका त्रिबंध, ये आपके बंधन ऊर्जा का क्रम है। बंध दूरी का क्या क्रम है? एकल बंध आपका इस तरफ रहेगा, द्विबंध, उसके बाद त्रिबंध, ये आपका इसका क्रम है। एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, ये आपका दोस्तों जो तीसरा क्रम, ये बंधों की क्रियाशीलता का क्रम है। क्लियर? तो ये क्रम एक बार अपने माइंड में दोस्तों छाप लीजिएगा। चलिए अगला आता है दोस्तों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया क्या कहलाती है और अपचयन क्रिया क्या कहलाती है, ये सारी बातें आप लोगों को इस पॉइंट में पता होने वाली हैं। पहले हेडिंग दी गई दोस्तों, किसी अभिक्रिया में पदार्थ की ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होती है तो दोस्तों हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और यदि किसी भी अभिक्रिया में पदार्थ की हाइड्रोजन संख्या में कमी होती है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। किसी अभिक्रिया में पदार्थ की ऑक्सीजन संख्या में यदि वृद्धि होती है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे, और यदि हम पदार्थ की हाइड्रोजन संख्या में यदि हम कमी होती है तो उसे भी हम ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर? अगला आता है किसी परमाणु आयन द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। कई परिभाषाएं, कई भी परिभाषाओं से आप इसे याद रख सकते हो। वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अब बात आती है अपचयन की। ये आपकी सभी तक जो भी हम बता रहे थे ऑक्सीकरण के बारे में, ये सभी आपके ऑक्सीकरण की विभिन्न विभिन्न तरीकों से बताई गई परिभाषाएं हैं। किसी अभिक्रिया में पदार्थ की ऑक्सीजन संख्या में यदि कमी होती है तो उसे हम अपचयन कहते हैं, और किसी अभिक्रिया में पदार्थ की हाइड्रोजन संख्या में यदि वृद्धि हो जाती है तो उसे अपचयन कहते हैं। जस्ट अपोजिट है, उसमें ऑक्सीजन में यदि वृद्धि हो रही थी तो आपका हाइड्रोजन में कमी हो रही थी तो उसे ऑक्सीकरण कहते थे। जिसमें ऑक्सीजन में दोस्तों कमी हो रही है, हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही तो वो आपका अपचयन हो जाता है। किसी परमाणु आयन या अणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट, वह अपक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या यदि घटती है तो वो अपचयन कहती है, और अपचयन को दोस्तों अवकरण भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। अवकरण किसे कहते हैं?
तो अवकरण दोस्तों अपचयन को ही कहते हैं। नेक्स्ट, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, जिसको दोस्तों हम KMnO फॉर्मूला होता है, जिसको हम लाल दवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लाल दवा। लाल दवा किसको बोलते हैं दोस्तों? पोटेशियम परमैंगनेट को, KMnO4। पोटेशियम ड्राई क्रेमोनोट होता है K2Cr2O7। नाइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं HNO3। हैलोजन होता है दोस्तों आपका Cl2Br2I2, जो कि आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से मिलकर बना होता है। और उसके बाद होता है आपका हाइड्रोजन पराऑक्साइड, जिसको H2O2 फार्मूला होता है। आदि ये दोस्तों प्रमुख सभी आपके ऑक्सीकारक हैं। वह पदार्थ दोस्तों जो दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटा देता है उसे हम अपचायक कहते हैं। और अभिक्रिया में जिस पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं विभिन्न विभिन्न तरीकों से आप जैसे याद रखना चाहो वैसे याद रख सकते हो। एग्जाम्पल भी दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, पोटेशियम आयोडाइड KI, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और स्टेनलेस क्लोराइड SnCl2। ये आदि प्रमुख आपके अपचायक के उदाहरण हैं। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे दोस्तों आपके कुछ तत्व दिए गए हैं और दोस्तों उनकी ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बताया गया है। जैसे कि आपकी जो ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन दोस्तों -1 H2O2, ये आपका जो ऑक्सीकरण संख्या होती है। हाइड्रोजन की दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों +1 होती है अधातुओं के साथ में। ऑक्सीजन की -2 होती है फ्लोरीन के साथ, या दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड में, दोनों की छोड़कर। हाइड्रोजन की दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है बोरॉन और धातुओं के साथ में। और सोडियम की दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। चलिए, अगला पॉइंट है पोटेशियम की दोस्तों पोटेशियम की दोस्तों कितनी होती है? +1। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है दोस्तों? +1 होती है। मैग्नीशियम की दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +2 होती है। कैल्शियम की कितनी होती है? +2 होती है। स्ट्रोंशियम की कितनी होती है? इसकी भी दोस्तों +2 होती है। और फ्लोरीन की दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है और उदासीन अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 रहती है। क्लियर? 0/सन्नाटा। अगला है दोस्तों तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। सभी को जानते हैं कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में किसने दिया था आवर्ती नियम? मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव का आवर्ती नियम। तो सबसे पहले जाएंगे महान रशियन वैज्ञानिक कौन थे? ये दोस्तों रूस के एक वैज्ञानिक थे, DI मेंडलीव, जिन्होंने विभिन्न तत्वों और उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर एक नियम दिया, जिसे हम दोस्तों मेंडलीव के आवर्त नियम कहते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेंडलीव ऑफ लॉ। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इनके परमाणुओं के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में 9 वर्ग हैं और 7 आपके आवर्त हैं। क्या है दोस्तों? 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं। ये आपके मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में दिया गया है। अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। आप लोगों में से काफ़ी कैंडिडेट होंगे जो 12th पास करके आए और पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोगों ने दोस्तों केमिस्ट्री में मेंडलीव के बारे में तो अच्छे से ही पढ़ा ही होगा। मेंडलीव के दोस्तों समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ स्थान दिया गया है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए दोस्तों रिक्त स्थान छोड़े गए हैं। जो भी आपके रिक्त स्थान होंगे वो सभी आपके दोस्तों क्या है? अज्ञात तत्व हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में विगत व्यवस्था को परिवर्तित किए बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। और 8वें वर्ग में 3 तत्वों एक साथ समूहित करने पर मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष है। अगला पॉइंट है दोस्तों दुर्लभ मृदा। दुर्लभ मृदा क्या है दोस्तों? दुर्लभ मृदा तत्वों का एक साथ वर्ग 3rd A में रखना मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष है। नेक्स्ट है दोस्तों धातु व अधातु तत्वों के बीच स्पष्ट विभाजन ना होना, यह भी दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी का ही दोष है। 1913 में मोसले ने तत्वों के अध्ययन के आधार पर एक नियम दिया जिसने आधुनिक आवर्तन नियम कहते हैं। अब यहाँ से एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त का नियम किसे दिया या आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया? तो ये दिया था मोसले ने। कब दिया था? 1913 में। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। अगला है दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया है और क्योंकि इसकी परमाणु संख्या सबसे न्यूनतम होती है। हाइड्रोजन की कितनी होती है? H1 हाइड्रोजन। अगला आधुनिक आवर्त सारणी में पहले वर्ग में आपका क्षारीय धातुओं को रखा गया है, जैसे कि आपका लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ। हालिनाका यानी कि आपका हाइड्रोजन तो पहले हो गया आपका हाइड्रोजन। एल ना Na सोडियम का यानी कि के। हालिनाका रब आरबी कस फर
ये जितने भी आपके वर्ड हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये सभी दोस्तों आपके कैसे हैं, ये आपके सभी क्षारीय धातुओं में रखे गए, हाल ही ना का रफकस फॉर्म में। ये आपकी ट्रिक है दोस्तों याद करने की, उसके बारे में बताया है, नहीं आप कहें कि समझ में नहीं आया। आधुनिक आवर्त सारणी के अंतिम वर्ग 18वां वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं भाग में धातुओं को रखा गया जो कि आपके हाइड्रोजन अपवाद हैं, और हाइड्रोजन एक अधातु है परंतु इसकी परमाणु संख्या सबसे कम होने के कारण इसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले वर्ग तथा पहले आवर्त में ही रखा गया है। देखिए कोई भी आपसे मौखिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया आप केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने कहा हाँ हाँ मैंने पढ़ी है, तो चलिए ये बताइएगा कि हाइड्रोजन जो है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी के पहले ही वर्ग में क्यों रखा गया और पहली आवर्त में क्यों रखा गया है, तो बता सकते हो उसे, सीधी सी बात है आप बता सकते हो आसानी से कि उसकी बैलेंसी जो है परमाणु संख्या है कम होने के कारण दोस्तों हाइड्रोजन को पहले ही श्रेणी में सारणी में पहले ही वर्ग में और पहले ही आवर्त में रखा गया है, क्योंकि दोस्तों उसकी परमाणु संख्या कम होने की वजह से उसको पहले स्थान पर रखा गया है। क्लियर, चलिए बिल्कुल सीधे से आप उसको जवाब दे सकते हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा आधुनिक आवर्त सारणी के दाएं भाग में उपधातुओं व धातुओं को रखा गया है। दोस्तों यदि एग्जामिनर पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के दाएं भाग में किसे दर्शाया गया है, तो बता सकते हो उपधातुओं को, और किसको दर्शाया गया, अधातुओं को। उपधातु और अधातु दोनों को दर्शाया गया है दाएं भाग में। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य दोस्तों क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है। केवल पहली आवर्त का पहला सदस्य एक अधातु हाइड्रोजन है, जो कि दोस्तों आपका एक्सेप्शन अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में दो आवर्तों को अलग से सारणी के नीचे रखा गया है, जिसे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के 14 तत्वों में रखा गया। कौन कौन से, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर से जाने पर विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग के नीचे जाने पर धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है उसमें वृद्धि होती है। अगला आधुनिक आवर्त सारणी में किसी वर्ग में नीचे जाने पर अधातुओं की क्रियाशीलता में भी कमी होती है। ऊपर जाएंगे तो दोस्तों बढ़ेगी और नीचे आएंगे तो कमी होगी। क्लियर, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों हमारे यहाँ से नया पॉइंट स्टार्ट होता है हाइड्रोजन एवं उसके यौगिक, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी दोस्तों। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की, आप लोगों को दोस्तों यहाँ से पता चलेगा कि हाइड्रोजन की खोज दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने सन 1766 में की, और इसे हाइड्रोजन नाम एक एंटोनी लेवाइजर ने दिया। हाइड्रोजन नाम दोस्तों किसने दिया था, एंटोनी लेवाइजर ने। देखिए काफी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि हाइड्रोजन की खोज किसने की और हाइड्रोजन को जो नाम है हाइड्रोजन किसने दिया। तो आज आप लोगों को एक नया क्वेश्चन मिला है। हाइड्रोजन की खोज दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में की थी, और इसे हाइड्रोजन नाम जो है वो किसने दिया था, एंटोनी लेवाइजर ने। हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक 1 होता है, क्योंकि इसके नाभिक में दोस्तों क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है, जिस कारण दोस्तों इसकी परमाणु संख्या 1 होती है। हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा तत्व है जो बिना न्यूट्रॉन के पाया जाता है, क्योंकि जिसमें केवल एक प्रोटॉन ही होता है, ना कि न्यूट्रॉन। ब्रह्मांड के संपूर्ण द्रव्यमान का 70% दोस्तों डाई हाइड्रोजन होता है, और पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन जो है दोस्तों वो 0.15% मात्रा द्रव्यमान के अनुसार पाया जाता है। वायुमंडल में जो हाइड्रोजन की दोस्तों परसेंटेज है वो 0.15% मात्रा है, और पृथ्वी की सतह पर अति बहुलता क्रम में हाइड्रोजन दोस्तों तीसरे स्थान पर आता है, जिसके अधिकतम पाया जाता है हाइड्रोजन तीसरे स्थान पर। हाइड्रोजन के दोस्तों 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपके दोस्तों 3 समस्थानिक होते हैं। ड्यूटेरियम जो होता है दोस्तों उसे हम भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। ट्राइटियम होता है उसे हम दोस्तों रेडियो अक्रिय समस्थानिक तथा बीटा उत्सर्जक भी कहते हैं। हाइड्रोजन एक दोस्तों वाष्पशील और ज्वलनशील प्रकृति की गैस है। इसे इसी कारण गुब्बारे में भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का दोस्तों प्रयोग प्रतिबंधित है। हाइड्रोजन का उपयोग दोस्तों रॉकेट ईंधन में किया जाता है। किसमें दोस्तों, रॉकेट के जो ईंधन होते हैं उनमें किया जाता है। और हाइड्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण यौगिक दोस्तों जल होता है, H2O, क्योंकि दोस्तों इसमें हाइड्रोजन के 2 होते हैं और एक ऑक्सीजन का मिलकर दोस्तों जल बनाते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग दोस्तों ईंधन और सेलों में किया जाता है, और पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% जल है, और जिसपे 97% दोस्तों समुद्रों में है। पृथ्वी का केवल 3% जल ही दोस्तों जो पीने योग्य है। दोस्तों आप लोगों ने कभी सोचा कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है? क्या है, भारत में जल का कितना भाग है, 71% दोस्तों है, जो कि आपका 95%, जो कि अधिकतम 97%, 97% भाग है दोस्तों आपका
जो 97% भाग है वो आपका जो जल है जी आपका दोस्तों समुद्री जल है। 97% भाग जो है वो आपका एक दोस्तों क्या है, समुद्री जल है। अब समुद्री जल थोड़ी हम पी सकते हैं, इतना खारा ही होता है कि हम समुद्री जल पी सकते हैं, नहीं पी सकते ना। तो 97% दोस्तों समुद्री जल है, बाकी का जो 3% बचा है वही तो दोस्तों हम लोग यूज करते हैं, जो कि आपके नल, हैंडपंप, सबमर्सिबल द्वारा दोस्तों कुएं से हम निकालते हैं जो जल, वो हमारा 3% जल होता है दोस्तों। 97% जल जो है वो दोस्तों आपका समुद्र में इकट्ठा है, और बाकी का 3% जल है जो कि दोस्तों हम सभी उसको ग्रहण करते हैं, जल को पीते हैं। केवल 3% जल है जो हम लोग पीते हैं, और यदि ये 3% जल समाप्त हो जाए तो फिर क्या होगा, तो आप समझ सकते हो। इसलिए दोस्तों जल की बर्बादी ना करें, जल अधिक ना फैलाएं। अगला है दोस्तों, मानव शरीर का लगभग 65% तथा कुछ पौधों का लगभग 95% जल होता है। वर्षा जल का शुद्धतम रूप है। जो वर्षा जल होता है वो जल का दोस्तों एक शुद्धतम रूप है। जो बारिश का जल होता है वो दोस्तों कैसा होता है, शुद्ध होता है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है, शुद्ध अवस्था में जल कैसा होता है दोस्तों। शुद्ध अवस्था में दोस्तों जल जो होता है वो उदासीन होता है। जैसे कि आपका बारिश का जल होता है वो दोस्तों शुद्ध होता है, लेकिन वो होता कैसा है, उसका उदासीन होता है। तथा इसका पीएच मान दोस्तों कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, सभी को पता होगा। नींबू का कितना होता है, 2.4 होता है। देखिए पीएच मानों की मैंने एक ट्रिक पर ऑलरेडी पहले से ही दोस्तों एक वीडियो बना रखा है, जिसमें आप लोगों को पीएच मान की दोस्तों ट्रिक के बारे में बताया गया। आप किससे पीएच मान को कितनी आसानी से याद रख सकते हो, पीएच मान की ट्रिक, वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगा। अब प्लेलिस्ट में कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको दोस्तों ढूंढना पड़ेगा, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पीएच मान को कैसे याद करें, याद करने की ट्रिक जिंदगी में नहीं भूलोगे दोस्तों, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। पीएच मान की ऐसी ट्रिक मैंने बता रखी है ऐसी वीडियो में, एक बार जरूर देखिएगा, कभी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जल पृथ्वी पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस भी है, द्रव भी है, और गैसीय रूप में भी है। जल को दोस्तों सर्वविलायक कहा जाता है, क्योंकि अनेकानेक पदार्थ इसमें दोस्तों घुल जाते हैं। वह जल जो सावन के साथ सरलता से झाग बनाता है उसे हम दोस्तों मृदु जल कहते हैं। कैसे, मृदु जल। वह जल जो सावन के साथ सरलता से झाग नहीं बनाता उसको हम कठोर जल कहते हैं। एक क्वेश्चन बताएंगे कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है। सामान्य जल का तो आप बता दोगे कि H2O होता है, या आपका सामान्य जल का। भारी जल का क्या होता है, उसका होता है D2O। क्या होता है दोस्तों, D2O, जो कि हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए, जल की कठोरता दोस्तों कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है अस्थायी और दूसरी होती है स्थायी। जल की अस्थायी कठोरता दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के कारण होती है, और जल की इस अस्थायी कठोरता को यदि उबाल कर तथा क्लार्क विधि द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। अगला है, जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फर नेट्रेट के कारण दोस्तों होती है। अब बात करते हैं धावन सोडा विधि। सोडियम कार्बोनेट के उपचार से जल की स्थायी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं, परम्यूटेड विधि द्वारा, जियोलाइट विधि या आयन विनिमय विधि के द्वारा जल की स्थायी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। कैलेगॉन विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता को भी दूर किया जा सकता है। संश्लेषित रेजिन विधि द्वारा भी हम जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। ब्लू आइस वायरस मुक्त तथा बर्फ को सबसे शुद्धतम रूप होता है, जिसको हम बोलते हैं नीली बर्फ, ब्लू आइस। ब्लू आइस, ये आपने सॉन्ग भी सुना होगा हनी सिंह का, तो ये सॉन्ग नहीं है दोस्तों, ये ब्लू आइस एक वायरस मुक्त है, जो कि आपका बर्फ का सबसे शुद्धतम रूप होता है। ब्लू आइस ग्रीनलैंड में पाई जाती है, और इसका उपयोग विस्की बनाने में किया जाता है। विस्की हो या रम बढ़ते चले हम, समझ रहे हैं ना, विस्की हो या रम बढ़ते चले हम, सॉन्ग तो सुना ही होगा ना। तो ये विस्की जो है ना, विस्की और रम, तो जो आपके विस्की जो वाइन होती है ये भी आपकी दोस्तों ब्लू आइस से ही बनती है। अगला है, हाइड्रोजन का अन्य यौगिक हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 है, जिसकी खोज 1818 में थोनार्ड ने की थी। किसने, हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज किसने की थी, थोनार्ड ने 1818 में। अगला है, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक गंधहीन अति हल्का नीला द्रव्य होता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन युक्त जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन युक्त जल भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है 2 हाइड्रोजन की 2 ऑक्सीजन की। दैनिक जीवन में हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग हल्के कीटनाशी तथा बालों के विरंजन के रूप में किया करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग दोस्तों दूध और वाइन के परीक्षण में भी किया जाता है। दूध को परीक्षण में और शराब के परीक्षण में भी हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अगला है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग रॉकेट हुआ, पनडुब्बी में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। इनका प्रयोग दोस्तों रॉकेट के
ईंधन और पनडुब्बी के ईंधन में भी किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ तक कि दोस्तों आप लोगों को इस बारे में समझ में आ चुका होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और इसकी चर्चा जो होगी वो हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की जो क्लास हम यहीं तक रखेंगे आप लोगों के लिए। और ये रसायन विज्ञान का दोस्तों अब जो हमारा जो वीडियो आएगा वो केमिस्ट्री का सबसे लास्ट वीडियो रहेगा हमारा। और अब की जो वीडियो आएगा उसमें आपकी केमिस्ट्री दोस्तों पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। केवल एक वीडियो और आएगा दोस्तों केमिस्ट्री का, इसके बाद आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट और हम आप लोगों के लिए फिर बायोलॉजी यानी कि दोस्तों जीव विज्ञान में प्रवेश करेंगे। तो आपकी दोस्तों केमिस्ट्री जो है वो आपकी कल समाप्त हो जाएगी। कल आपको केमिस्ट्री को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कल हम आप लोगों से मिलेंगे इसी समय रात 8 बजे केमिस्ट्री के अंतिम क्लास में। तो ज़रूर जुड़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में। क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो मत करना। यदि आपको लगता हो कि आपका भाई आप लोगों के लिए मेहनत करता है, वीडियो बनाता हूँ जब भी समय मिलता है तब आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो यदि आपको लगे तो लाइक करना और ना लगे तो मत करना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्द अपने सुनहरे भविष्य को और सुनहरा बनाएं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोग सफल हो, ऐसी मैं आप लोगों के लिए कामना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।